नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू कर रहे हैं हम एक नए एग्ज़ाम को लेकर के, एक नई परीक्षा को लेकर के, जिस परीक्षा का नाम है एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सपांशन ऑफिसर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। एडीओ में एक महत्वपूर्ण भाग है। सिलेबस में 5 भाग हैं, पहले मैंने चर्चा की है, सिलेबस वाला वीडियो देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा। 5 भाग हैं, 5 भाग में एक पंचायती राज महत्वपूर्ण भाग है। अगर मैं इस वीडियो को केवल एडीओ के लिहाज से कहूं, यानी कि केवल ये एडीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के साथ या इस क्लास के साथ नाइंसाफी हो। मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें छत्तीसगढ़ स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पे आपको पंचायती राज के कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। और ये प्रश्न जो होते हैं काफ़ी कभी कभी कठिन स्तर के होते हैं, कभी कभी तो सतही स्तर के होते हैं। अमूमन क्लासेस जो चलती हैं वो क्लासेस पंचायती राज को कवर नहीं करती है। अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे या यूट्यूब चैनल वगैरह में भी, तो पंचायती राज को कोशिश करते हैं इग्नोर करने का। क्यों? क्योंकि पंचायती राज जो मामला हो जाता है ना, वो हो जाता है संविधान का। और पंचायती राज एक अधिनियम आया था, इसका मतलब ये मामला हो जाता है एक्ट का और अधिनियम का। अधिनियम को लोग अधिकतर डील करना, पढ़ाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं, जिन कठिन शब्दों को अपने आप में समझ पाना एक बड़ा कठिन काम है। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी क्लासेस ली है अधिनियम की, और अधिनियम में ऐसा है कि आप अगर चाहें तो 100% नंबर कवर कर सकते हैं। यानी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 30 में से 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इतना जबरदस्त चीज है। लेकिन आपको पढ़ाने वाला कोई अच्छा हो, तब आप पढ़ें अच्छे ऑथेंटिक बुक से, तब तो हम समझेंगे। पूरे क्लास जो हमारी चलेगी सीरीज, उसमें समझेंगे कि अधिनियम या फिर पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है, उन सारे प्रावधानों को एक एक करके समझेंगे। अभी तक जो लोग रुके होंगे मेरे इस वीडियो तक, उनसे मैं एक और चीज बोल दूं। जो लोग पुराने होंगे, पुराने लोगों से मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। यानी पुराने जो लोग हैं, वो पुराने लोग मेरा वीडियो देखे हैं तो वो जानते हैं कि मेरा स्टाइल कैसा है पढ़ाने का। स्टाइल को बोलते हैं हिंदी में शैली। मेरा मानना यह है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एक घर हो जाना चाहिए मेरी पढ़ाई का आपके दिमाग में। क्योंकि 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक ऑप्शन है आपके पास, आप फैक्ट रट लीजिए, उस सिलेबस को, यानी जो भी आपका भाग है जिसमें आपको लगता है नहीं ये तो पंचायती राज फैक्ट का भाग है, तो उसको पूरा रटिए, फिर से रटिए, फिर से रटिए, फिर से रटिए। एक तरीका है कि आप एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरी क्लास में आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत कम रटने की ज़रूरत होगी, ये ज़रूर बोलूँगा। जो लोग एकदम शॉर्टकट में वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो वीडियो अभी बंद करें, क्योंकि उनके लिए आप कोई काम की चीज़ नहीं है। जो लोग सीरियसली एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरा तरीका है उसी तरीके से चलूंगा। हम सीधे सीधे पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को न पढ़ के पहले हम इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि पृष्ठभूमि भी आपके एडीओ के सिलेबस में है। यानी पंचायती राज अधिनियम के जो राष्ट्रीय प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, उन प्रावधानों की भी बात की गई है। देखिए 2 तरीके के प्रावधान है, पहले आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो संविधान में लिखा गया प्रावधान है, और संविधान में कुछ बेसिक बातें लिख दी गई हैं पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। बेसिक बातें जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि जैसे बिहार है,
वहां भी पंचायत का चुनाव होता है। तो जो पंचायत में सरपंच बनता है उसको बोल दिया जाता है मुखिया। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होता है उसमें जो सरपंच बनता है उसको क्या बोला जाता है? सरपंच ही बोला जाता है, सरपंच। तो अब ये अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि संविधान में बेसिक चीजें लिखी गई हैं, उसमें बताया गया है ग्राम पंचायत का एक प्रमुख होगा जिसे जनता प्रत्यक्ष मतदान से चुनेगी। अब उस प्रमुख को क्या नाम दिया जाएगा? मुखिया नाम दिया जाएगा, सरपंच नाम दिया जाएगा, हवलदार नाम दे दिया जाएगा, सिपाही नाम दे दिया जाए या पटेल नाम दे दिया जाए, जो भी नाम दे दिया जाए, वो नाम निर्धारित करने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। राज्य यानी स्टेट का। तो ये नाम का निर्धारण राज्य कैसे करेगी? तो एक अधिनियम लाएगा प्रत्येक राज्य। अभी आगे और चीजें समझ में आएगी, लेकिन मैं बेसिक्स आपको समझा रहा हूं। अधिनियम लाएगी हर एक राज्य की जो विधानसभा होगी, और उस अधिनियम में बता दिया जाएगा कि जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे। तो जैसे बिहार की विधानसभा है तो उसने, या विधान मंडल है, उसने बताया होगा कि बिहार में जो भी ग्राम पंचायत का प्रमुख होगा उसको हम मुखिया के नाम से जानेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बताया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने बताया कि उसको सरपंच के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप फर्क देखने को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक जो है संविधान में जो चीजें लिखी गई है उसको कवर करेंगे हम। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिक क्या चीजें हैं उसको कवर करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे और भी चीजें समझते। देखिए, आप पढ़ते आए होंगे कि पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया। पंचायती राज अधिनियम 1992, जिसको 73वां संविधान बोलते हैं, 1992 में आया। तो क्या ये 1992 में पहली बार चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ जैसे ईश्वर प्रकट होते हैं? तो ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत बहुत पहले से चल रही थी, और आजादी के बाद तो इसकी शुरुआत एक आंदोलन की तरह चला, लेकिन आजादी से पहले भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी आजादी से पहले नहीं, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले। दरअसल पंचायती राज अधिनियम को अगर आपको समझना है कि पंचायती राज अधिनियम कैसे आया, क्यों आया, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा गांधी जी के थोड़े बहुत विचारों को। गांधी जी का जो विचार था ना, तो गांधी जी का विचार था आत्मनिर्भरता वाला। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, उनको छोटे छोटे रोजगार दो, गौ पालन को बढ़ावा दो ताकि गांव का आदमी आत्मनिर्भर हो सके। तो इस तरीके की चीजें गांधी जी के मन में चलती रहती थी, और इसका हमारे भारतीय संविधान पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। आप देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में, जो नीति निर्देशक तत्व है, आप लोग को पता होगा नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि संविधान में तो इसको लिख दिया गया है, संविधान में तो इसको लिख दिया गया है, लेकिन सरकार के पास जब संसाधन होंगे तभी सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन करेगी। जैसे आप एक चीज देखे होंगे कि शिक्षा का जो अधिकार था वो पहले नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था कि सरकार प्रयास करेगी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। प्रयास करेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वो नीति निर्देशक तत्वों में था। संसाधन आया सरकार के पास, सरकार ने उसको संशोधित कर दिया, और संशोधित करके उसको मौलिक अधिकार में डाल दिया। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के हर बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। उसी तरीके से गांधी जी का विचार जो था, तो गांधी जी का विचार था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो और पंचायत को सशक्त किया जाए, उनको कर की मतलब उनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाए। तो वित्तीय साधन ऐसा नहीं कि सरकार पर निर्भर हो, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर निर्भर हो, वैसा नहीं था।
गांधी जी का मानना था कि वो खुद से ही पैसा जनरेट करें, जैसे कर के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से। तो इसको आप देख सकते हैं कि धारा जो मतलब अनुच्छेद जो 40 है संविधान की, उसमें बताया गया है, गांधी जी का एक बात आता है जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना एक नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 40 में। यह आपसे पूछ भी सकता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां तक तो हमने देखा कि संविधान में हमने नीति निर्देशक तत्व में व्यवस्था कर दी थी कि हम गांधी जी के विचारों को हमने लाया और उसमें एक जरूरी नहीं समझा कि हम उसको एक मतलब उसमें संविधान में उचित स्थान दें, लेकिन हमने फिर भी संविधान में स्थान दिया कि कभी सरकार के पास संसाधन होंगे या सरकार का विचार बदलेगा तो पंचायती राज को, पंचायत की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का सरकार काम करेगी। अब देश जो है आजाद हो चुका था 1950 में हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान जब लागू हुआ तो हमारे देश के विकास में कई व्यवस्थाएं मतलब की गई और कई तरीके के योजनाएं लाई गई, और उन योजनाओं में से एक योजना था जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम लाया गया 1952 में। 1952 में कार्यक्रम लाया गया। नाम से स्पष्ट है कि समुदाय जो भारत क्षेत्र में रहने वाले, भारत के अंदर रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय है, पारसी समुदाय है या फिर एक जनजातीय समुदाय है, तो उन समुदायों को टारगेट करके कुछ विकास कार्यक्रम लाया जाए और उसके द्वारा उनको विकसित किया जाए। साथ ही साथ एक और कार्यक्रम लाया गया जिस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कि आया 1953 में। ध्यान रखिएगा, आप दोनों प्रश्न पूछे जाने लायक हैं। ये जो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं ये वाला, ये शायद ही कहीं आपको मिले, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखते भी जाइएगा आप लोग और ऐसे ही डायग्राम बना करके कंटिन्यू लिखते जाइएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये आया आपका 1953 में। ये दोनों कार्यक्रम लाए गए और दोनों कार्यक्रम बड़ी ही शानदार तरीके से फेल हो गए, यानी समुदाय के विकास के लिए सरकार ने जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया। अब सरकार ने जो सोचा था वो हो नहीं पाया तो सरकार अब क्या करेगी, एक समिति बना देगी जांच करने के लिए कि भाई ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये क्यों फेल हो गया, ताकि वो समिति अपना जांच करे और अपना एक रिपोर्ट तैयार करे, ताकि सरकार जब उस रिपोर्ट को देखे तो अगली बार जब कोई विकास कार्यक्रम लाए तो उस विकास कार्यक्रम में उन चीजों को भी ध्यान दे, उन लूप होल को भी ध्यान दे जो पिछले कार्यक्रम को फेल करने के कारण रहे। तो उसी प्रकार सरकार ने एक समिति बना दिया और उस समिति का नाम सरकार ने दिया, मतलब उस समिति में एक व्यक्ति थे जो उसके अध्यक्ष थे समिति के, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। यह समिति बना लगभग 1953 में, जब दोनों कार्यक्रम फेल हो गए, कंप्लीट हो गया कि अब ये फेल हो चुका है, तो ये समिति बना दिया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी 1957 में। अपनी रिपोर्ट दे दी 1957 में कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था और राष्ट्रीय सेवा योजना था वो क्यों फेल हो गया। और उसने बताया कि इसके फेल होने का कारण ये है कि जो नीचे के लोग हैं, नीचे के लोग कहने का मतलब जिनके लिए वो योजना बनाया जा रहा है, वो लोग इसमें कोई रुचि ही नहीं ले रहे। कुल मिला के बात ये है
कि चलिए एक योजना मैं बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक योजना बनाया गया कि सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक वाटर पार्क खोलेगी। वाटर पार्क क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, जो युवक युवतियां हैं जो बिलासपुर के आसपास रहती हैं उनको जरूर मालूम होगा। काफी वहाँ लोग अपने मजे के लिए मतलब मजे के लिए जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, पानी में नहाते हैं। वाटर पार्क बनाएगी। अब एक गांव है जिस गांव में लगभग 25 तालाब हैं। वाटर पार्क के लिए शुल्क रख दिया गया कि वाटर पार्क जो बनेगा उसके लिए 25 रुपए में व्यक्ति 6 घंटा यहां बिता सकता है। लेकिन उसी गांव में 25 तालाब हैं। अब वहां वाटर पार्क बनाने का काम जो है प्रशासन ने किया, तो उस वाटर पार्क में जाएगा कौन, 25 रुपए देगा कौन? समझ रहे होंगे आप। यानी वहां पे वाटर पार्क की जरूरत ही नहीं थी और सरकार ने वहां वाटर पार्क बनवा दिया कि लोग अपना एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, आनंद लेंगे पानी का, डूबने का, निकलने का। तो वहां पे जरूरत नहीं थी तो वहां पे वाटर पार्क बना दिया गया। तो कौन जाएगा जो 25 रुपए देगा और वहां रुक रहेगा, जबकि उस गांव में 25-30 तालाब है जहां बच्चे आराम से डुबकी लगा सकते हैं, मछलियां निकाल सकते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाना है, डुबकियां भी निकालना, लगाना और मछलियां निकालना। जबकि वाटर पार्क में मछली निकालने का कोई प्रावधान ही नहीं है। एक मजाक के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जिस गांव में ये वाटर पार्क बनाया जाएगा, उस गांव का व्यक्ति या उस गांव के लोग या उस गांव की पूरी जनता आखिर इस वाटर पार्क में क्यों रुचि लेगी, जब कि उस वाटर पार्क की वहां जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 25 तालाब है। अगर उस गांव में एक अच्छा सड़क बनाने की व्यवस्था सरकार करती तो वहां के लोग रुचि लेते। अगर उस गांव में लोग सिंचाई के लिए, जो सरकार है सिंचाई के लिए पंप देने की व्यवस्था करती तो गांव के लोग रुचि लेते। अगर अच्छा ठीक ठाक गांव है तो उस गांव में लोग, मतलब सरकार जो है उस गांव के लिए मवेशी के लिए कुछ चारागाह की व्यवस्था करती तो लोग रुचि लेते। कुल मिला के वहां के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको क्या चाहिए वो कौन निर्धारित कर दे रहा है? कलेक्टर निर्धारित कर दे रहे हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम निर्धारित कर दे रहा है, एसडीओ निर्धारित कर दे रहा है। यानी यहां पे रायपुर अगर राजधानी है और यहां पे मेरा एक गांव है, मान लो कि रामपुर, तो इस रामपुर में क्या होगा वो निर्धारित कहां से हो जा रहा है? रायपुर से ही निर्धारित हो रहा है, चाहे उस रामपुर में उस चीज की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन वो ऊपर से निर्धारित होकर के आ जा रहा है, तो उस गांव में बनना ही बनना है। अब इस कारण से ये जो लोग थे, यहाँ गांव के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग जो भी कहें, उस काम में अपनी रुचि ले ही नहीं रहे थे। तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1953 में बनाया गया और 1957 में जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसने ये बताया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो इन्हीं सब कारणों से फेल हो गया कि आप गांव के लोगों को क्या जरूरत है, उनके जरूरत को जाने बिना आप उनका विकास करना चाहते हैं, वो विकसित होना भी चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, इस पर तो आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो गांव के लोग रुचि क्यों लेंगे? समझे? तो वहां उनको क्या चाहिए? सिंचाई के लिए पंप चाहिए या फिर वाटर पार्क चाहिए? अगर जंगल है तो वहां पे आप गार्डन बना दे रहे हैं, तो गार्डन में कौन जाएगा? लोग जंगल में चले जाएंगे। तो लोटा लेके नहीं, मतलब ऐसे घूमने घामने, मतलब प्राकृतिक हवा के लिए, तो लोग जंगल में चले जाएंगे प्राकृतिक हवा के लिए। आपको वहां गार्डन बनाने की जरूरत क्या है? वहां के लोगों से आप पूछिए ना कि वहां उनको क्या चाहिए। गांव के लोगों से पूछिए, रामपुर के लोगों से पूछिए कि उनको मवेशी
अगर उनके चारों को मतलब जो उनके फसल है उनको चर दे रहे हैं तो उनको किस तरीके से सुविधाएं चाहिए। उनसे आप पूछिए कि आपको कहाँ पे बांध चाहिए ताकि आपका सिंचाई का व्यवस्था अच्छा हो सके। उनसे आप पूछिए कि बाढ़ की जो समस्या है उसको किस तरीके से एनीकट बना करके या फिर जो सड़क उसके क्या बोलते हैं उसको नदी के किनारे जो मिट्टी के क्षरण की समस्या है उसको किस तरीके से बैरिकेड्स बना करके रोका जा सकता है। तो आप उनसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, आप ऊपर से ही निर्धारित कर दे रहे हैं, ऊपर से ही आप निश्चित कर दे रहे हैं कि यहाँ वाटर पार्क बनेगा या यहाँ गार्डन बनेगा। तो लोग वहां के क्यों रुचि लेंगे। अब वो गार्डन बनेगा वहां जाके मवेशी ही चरेगा, भैंसी बैठी रहेगी। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता ने की एक तरीके से, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी शुरुआत की। और मतलब एक बार नया नाम आया नीति निर्देशक तत्वों के बाद कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे होंगे आप लोग, अब समझ रहे होंगे, ठीक। तो इसने कहा कि जो सामाजिक जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है उसको किया जाए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की कमी है, यानी कुछ अधिकार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पंचायत क्षेत्र में मतलब नीचे तबके के लोग, मतलब जनता जो है, उन जनता को होना चाहिए कुछ अधिकार, कुछ निर्णय लेने का अधिकार। तो ये कहा बलवंत राय मेहता ने। अब इसने और कुछ चीजें कही अपनी सिफारिश में, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैं बता दे रहा हूं, जो कि आगे आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वजह से कहानी की तरफ पढ़िएगा। मैं ये कहूंगा कि आप एक बार कहानी पूरा पढ़ लिए तो काम आपका हो गया है, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं, जो शॉर्टकट वाले हैं वो वीडियो तो देखिए ही ना। बस मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश से आगे देखना है। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश देखना है कि बलवंत राय मेहता ने क्या क्या सिफारिश किए, यानी क्या क्या सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट में 1957 में जो उसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। पहली बात तो कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। एक होनी चाहिए गांव स्तर पे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपसे कभी कभी यही पूछ लेगा कि किसने सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि 3 स्तर का होना चाहिए। आप लिखते जाइएगा, 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। एक कहा गांव स्तर पे, दूसरा कहा आपका ब्लॉक या पंचायत समिति, और तीसरा कहा जिला स्तर पे, जिसको जिला परिषद कहा, पंचायत समिति, और इसको कहा जिला परिषद। ठीक उसी तरीके से जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, फिर खंड स्तर पे यानी आपका जो लगभग तहसील के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे आपको देखने को मिल जाएगा जनपद पंचायत, जिसको उस समय पंचायत समिति कहा गया, और जिला परिषद, जिसको जिला पंचायत के नाम से छत्तीसगढ़ में जानते हैं। तो इस तरीके से तीनों स्तर की बात कही, और यह भी कहा कि ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। यानी कुल मिला के यहां से व्यक्ति यहां और यहां से व्यक्ति यहां जाए, यानी गांव स्तर पे प्रत्यक्ष चुनाव हो, उसके बाद यहां अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम में पंचायत समिति यानी जनपद पंचायत में चला जाए, और वहां से कुछ लोग जिला पंचायत में चले जाए, यानी अप्रत्यक्ष रूप से एक ही व्यक्ति कई जगहों का सदस्य हो। बस ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो वो डायरेक्ट हो, और जो जनपद पंचायत का चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी इनडायरेक्ट हो। जिला परिषद का भी चुनाव और इनडायरेक्ट हो। कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब यही है कि जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यहां है प्रधानमंत्री और यहां पर है कुछ सांसद, उसके बाद यहां पे है जनता।
देखिए, जनता जो है सांसदों को चुनती है, सीधे वोट डालती है कि मुझे ये सांसद पसंद है, मुझे वो सांसद पसंद है, और उसी सांसद को, भाजपा की एक सांसद है जो मुझे पसंद है, तो उस सांसद को वोट डाल दिया, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए वही सांसद जीत गया और वो संसद में चला गया, मतलब वही प्रतिनिधि जीता और सांसद कहलाया और संसद में चला गया। फिर यहां से ये प्रधानमंत्री के चुनाव में भागीदार होगा और एक सदन के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, उसके लिए वोटिंग होगा तो ये वोट करेगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, पहले ये वोट करेगा फिर ऊपर वाला वोट करेगा, डायरेक्ट के लिए वोट करेगा फिर इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री। लेकिन एक बात सोच करके आप देखिए कि यदि ये सांसद नहीं होता तो क्या वोट दे पाता? क्या सांसद नहीं होता तो प्रधानमंत्री के चुनाव में चयन में कोई वोट नहीं दे पाता। कुल मिला के एक चीज देखें कि जनता ही प्रधानमंत्री को चुन रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुन रही है। प्रत्यक्ष रूप से सांसद को चुन रही है, सांसद प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुन रहा है, लेकिन जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुन रही है। यानी इनडायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जनता ही कर रही है, लेकिन सांसद के माध्यम से करवा रही है। उसी तरीके से यहां पर भी बात की गई बलवंत राय मेहता समिति, जो 1953 में बना लगभग, और 1957 में जिसने अपनी सिफारिश दी, उसने भी कहा कि चुनाव जो हो ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष हो, यानी ग्राम पंचायत में जो लोग वोट डालने जाएं, यानी जो सरपंच का चुनाव अभी आप देखते हैं या पंच का चुनाव देखते हैं, केवल वही उन्हीं लोगों को जनता सीधे चुने, और जो पंचायत समिति में जाएं यानी ब्लॉक स्तर पे जो लोग जाएं, यहाँ के जो प्रतिनिधि बने या जिला परिषद स्तर के जो प्रतिनिधि बने, उनको इनडायरेक्टली इस गांव से, ग्राम से जो पंचायत के लिए लोग चुने जाएंगे, यानी सरपंच चुना गया, मान लो एक उदाहरण से बताता हूं, सरपंच चुना गया और पंच चुना गया, तो यही पंच और सरपंच ही फिर यहाँ के सदस्य का चुनाव करे और यहाँ के सदस्य का चुनाव करे। ये कहना था बलवंत राय मेहता समिति का। आइए अब आगे देखते हैं। दो सिफारिशें तो आपको याद रखनी ही चाहिए बलवंत राय मेहता समिति के। पहले ही बात तो इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, और दूसरी सिफारिश जो आपको याद रखनी चाहिए जो कि है कि इसने जो जिला स्तर पे बात कही और जो ब्लॉक स्तर पे बात कही, वहां पे कहा कि इन लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए और केवल जो ग्राम स्तर पे यानी ग्राम पंचायत के स्तर पे जो चुनाव हो वही प्रत्यक्ष होना चाहिए, बाकी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा इसने और भी कुछ बातें कही, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलूंगा वो ये है कि इसने कहा कि जो भी विकास कार्य होने हैं, यानी जो भी उस गांव में विकास कार्य होगा, उन विकास कार्यों के लिए योजना बनाने की जो बात हो वो उन्हीं को दिया जाए, यानी पंचायत को ही दे दिया जाए। यानी वही बताएं कि कहाँ पे पुल बनेगा, कहाँ पे तरण ताल यानी क्या बोलते हैं उसको, वाटर पार्क बनेगा, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्विमिंग पूल बनेगा, और कहाँ पे आपका गार्डन बनेगा। तो इस तरीके से उन्हीं लोगों को ये अधिकार दे दिया जाए। तो ये दो तीन आपको याद रखने हैं। इसमें बीच में डिस्टर्ब हो गया था भाई। तो हम देख रहे थे कि इसके तीन प्रावधान मुख्य रूप से मैंने बात की, जिसको आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें इसने कही बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने। उसने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए, यानी उनको आय के स्रोत का साधन उनको मुहैया कराना चाहिए। ये आया रिपोर्ट 1957 में, और सरकार ने जनवरी 1958 में ही इस रिपोर्ट को मान लिया। जनवरी 1958 में इस रिपोर्ट को मान लिया गया कि ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक है और हम इसको काम करेंगे। और इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो राज्य आया वो आया राजस्थान,
और दूसरा एक राज्य आया जो था आंध्र प्रदेश। अब ध्यान रखिए, जब मैं शुरुआत किया था तो आपको बताया था कि गांधी जी का विचार था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में लागू हो। उसके बाद बलवंत राय मेहता आए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम योजना जो था उसको उसके फेल होने की वजह से मुआयना करने के लिए, लूप होल को देखने के लिए क्या कमी रह गई। तो जब राजस्थान में जब ये व्यवस्था लागू की गई, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो वो की गई 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट कई बार पूछ चुका है। राजस्थान का एक जगह था नागौर, वहां पे ये सबसे पहली बार व्यवस्था बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था की। और इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी ऐसी व्यवस्था बनाने की बात की। लेकिन धीरे धीरे सभी राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को मान लिया। लगभग 1960 के दशक की बात करें तो 1960 के दशक तक लगभग सभी राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन बात यह थी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का जो काम था वो राज्य का था। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास था ये काम कि आप पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। तो दिक्कत ये हो गई कि कहीं पे पंचायती राज व्यवस्था के लिए कोई पंचायत का चुनाव हो रहा है बलवंत राय मेहता के हिसाब से, तो जो ग्राम पंचायत है उसके लिए कहीं पे इसका कार्यकाल 5 साल रख दिया गया, कहीं पे 6 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 2 साल। कोई यूनिटी नहीं थी, मतलब वो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि कहां पे कितना होगा कार्यकाल, क्या मतलब सदस्य बनने की क्या योग्यता होगी। मान लीजिए अभी की बात करें तो सरपंच बनने की क्या योग्यता होगी, पंच बनने की क्या योग्यता होगी, कुछ भी नहीं। बस एक तरीके से लागू कर दिया गया। जिस राज्य को जब लगा तब वो बनाया पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायत का गठन किए, जब लगा तब भंग कर दिया। वित्तीय सोर्स की बात की गई थी कि जब किसी को मन लगा तो वित्तीय सोर्स दिए, किसी को मन लगा तो वित्तीय सोर्स नहीं दिए, वित्तीय साधन यानी पंचायत के आय का साधन दिया या फिर नहीं दिया। तो इस तरीके से देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो बलवंत राय मेहता समिति जो बनाया गया था, ये इसका जो समिति का जो रिपोर्ट था उस तरीके से कारगर हुआ नहीं। जब कारगर हुआ नहीं तो 1977, याद करिए 1977 इसलिए बोल रहा हूं याद करिए कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में आई थी, यानी केंद्र स्तर पे आई थी। मतलब भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद सीधे 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आई, यानी केंद्र पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और गैर कांग्रेसी सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे ना, वो बड़े गांधीवादी आदमी थे। जब ये गांधीवादी आदमी थे तो इनको लगा कि मेरे को भी गांधी जी के विचारों को जिंदा रखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इतनी लचर पचर व्यवस्था है पंचायती राज की। अब ये मैं कहानियां सुना रहा हूं, लेकिन एक एक चीज से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि मजे के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में पता चला रिवीजन किया हो तो फिर वीडियो देखना पड़ा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो गांधी जी के कुछ विचारों को जिंदा करता हूं तो क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था को ही जिंदा करूं। और उसके लिए एक समिति बना दिया गया, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी। 1977 में बनाया गया और 1978 में अशोक मेहता समिति ने अपनी अपना जो रिपोर्ट था वो सरकार को दे दिया कि पंचायती राज व्यवस्था जो चल रहा था अभी तक का मतलब
1959 से लेके 1977 तक वो इतना लचर पचर क्यों है, क्यों नहीं चल पा रहा है, इस सब विषय में इसने बात कही। तो उसने सबसे महत्वपूर्ण बात जो अशोक मेहता समिति ने कही, उसने कही कि नहीं, पंचायत 2-3 स्तर पे नहीं होना चाहिए, पंचायत केवल 2 स्तर पे होना चाहिए। और 2 स्तर की बात उसने जो कही, उसने कहा कि एक तो जिला परिषद या जिला स्तर पे जो पंचायत हो वो, और उसके नीचे मंडल स्तर पे, यानी लगभग 15 से 20 हजार की जनसंख्या पे हो, वहां पे एक मंडल पंचायत का गठन किया जाए, और यही इसका प्रारूप होगा, मंडल पंचायत। मतलब इसका ढांचा कैसा होगा, तो पंचायत, इसका ढांचा इस तरीके से होगा कि मंडल पंचायत नीचे होगा, ऊपर होगा जिला परिषद। जिला परिषद के लिए जनसंख्या नहीं बताई गई, लेकिन मंडल पंचायत के लिए जनसंख्या बता दी गई कि मंडल पंचायत के लिए जो जनसंख्या हो लगभग 15 से 20 हजार की जनसंख्या हो, तो वहां पे मंडल पंचायत का गठन कर दिया जाए। तो इसने, अशोक मेहता समिति ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और इसके अलावा अशोक मेहता समिति में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, कुछ चीजें अगर होंगी तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसमें 2 स्तरीय पंचायती राज ही महत्वपूर्ण है। और बाकी चीजें, कुछ और बातें कही जो कि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि आर्थिक स्रोत की बात की थी, तो उसको और सशक्त बनाने की बात कही, निर्णय को और सशक्त बनाने की बात कही कि यानी राज्य केंद्र जो पंचायत है उनको निर्णय लेने की शक्तियों में और छूट मिलनी चाहिए। तो ये सारी बात भी कही, लेकिन वो उसी के आगे थी। लेकिन मुख्य रूप से यही एक बात कही कि एक 2 स्तरीय पंचायती राज हो, एक जिला परिषद हो, और एक हो मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में लगभग 15,000 से 20,000 की जनसंख्या हो, तो वहां पे हम मंडल पंचायत का गठन कर देंगे। तो ये 2 बातें मुख्य रूप से कही। इसके अलावा इसने एक और बात कही न्याय पंचायत की। न्याय पंचायत किसने कही, अशोक मेहता समिति ने। न्याय पंचायत की बात ये कही कि भाई जो ग्रामीण स्तर पे झगड़े झंझट होते हैं, वो ग्रामीण स्तर के झगड़े झंझट कोर्ट में क्यों जाए, आप वहां पे एक न्याय पंचायत का गठन कर दीजिए और वहीं से उसका निपटारा हो जाए। तो इसलिए ये एक न्यायिक बात कही इसने कि न्याय की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए पंचायत स्तर पे, यानी मंडल स्तर पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक और बात थी, इसने जो तीसरी बात कही, जिसको बाद में एक और समिति आई, जिस समिति ने भी कहा आगे, जिस समिति का नाम है भूरिया समिति, जो बाद में आएगी, लेकिन उसने भी इस विचार को और आगे बढ़ाया और उसके तहत बहुत सारे संशोधन हुए। तो उसने कहा कि जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। तो आप देखेंगे 1995 में जो भूरिया समिति बनी दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में, और उसने 1995 में ये बात फिर से रिपीट किया। उन्हीं के रिपीट करने की वजह से पेशा आया, पेशा कानून। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी आगे समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए, हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक मेहता की सिफारिश पर राज्यों ने कोई विशेष रुचि दिखाया नहीं, और ये सिफारिश भी फेल हो गया, सरकार भी चली गई 1978 में, और उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये मोरारजी देसाई वाला तो देख लिया, 1978 में ये अशोक मेहता समिति बना। अब एक समिति बनता है जिसको बोलते हैं GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति की बात अब आगे करते हैं। और ये समिति बना 1985 में, सॉरी 1985 में, GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति, समिति उल्टा छोटा ती होता है, ठीक है। 1985 में बना। अब इस GV.K. राव समिति को बनाने का उद्देश्य क्या था,
इस जीवीके राव समिति को किसी सरकार ने नहीं बनाया था, इसको बनाया था योजना आयोग ने। और योजना आयोग ने इसलिए इस समिति को बनाया था कि बहुत सारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चले, बहुत सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चले। हालांकि बलवंत राय मेहता के कहने पर बहुत सारे राज्यों ने पंचायत की व्यवस्था भी की, यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास भी किया। हालांकि यह अलग बात है कि अशोक मेहता की सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया, हर राज्य ने उसको कोई स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकारों ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान तो दिया। उसके ध्यान देने के बाद भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्यों असफल हो जा रहे हैं? आपको याद होगा 1985 का जो दौर था, ये था राजीव गांधी का दौर, मेरे ख्याल से नहीं, राजीव गांधी से पहले का दौर था, 1985, 86, 87, ये इंदिरा गांधी का दौर था। यानी इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो उस समय में इंदिरा गांधी ने भी बहुत प्रयास किया, गरीबी हटाओ और ये सब का बहुत नारा भी दिया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने काम भी, बहुत सारी योजनाएं भी आई, बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन फिर भी फेल हो गए। अब उन फेल होने के कारणों को निकालने के लिए, मतलब कारणों को जानने के लिए योजना आयोग ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम दे दिया गया जीवीके राव, क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीवीके राव थे, इसलिए इस समिति का नाम जीवीके राव समिति दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग पहले था, अब उसी योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग काम करती है। ठीक योजना आयोग की तरह हमारी जो केंद्र की सरकार बनी माननीय मोदी जी की, तो उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नाम बदलने का काम किया और उसमें से एक योजना आयोग था और योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। हालांकि काम वही है, लेकिन फिर भी नाम उसका बदल चुका है। तो उस समय ये योजना आयोग हुआ करता था। तो योजना आयोग ने एक समिति बना दिया कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अब आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसके विषय में जीवीके राव समिति ने जांच पड़ताल किया और कुछ कारण बताए, और उन कारणों को मैं बताता हूं। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। तो जीवीके राव समिति ने क्या क्या सिफारिश की? जीवीके राव समिति ने कहा कि पहली बात कि जो पंचायती राज व्यवस्था आपने एमएल सिंघवी समिति के सिफारिश पे बनाई है, उस पंचायती राज व्यवस्था में नौकरशाह बहुत हावी है। नौकरशाह मतलब जो सरकारी अधिकारी हो बहुत हावी, उनके पास यानी पंचायतों के पास उतने अधिकार है नहीं जितने अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब उसके वजह से पंचायत उतना ठीक तरीके से अपने आप को शासन में शामिल हुआ नहीं मान रहा है। जब शासन में शामिल हुआ नहीं मान रहा, तो फिर वो कैसे रुचि दिखाएगा आपके कार्यक्रमों में? तो आप तो पहली बात करिए कि नौकरशाही की जो व्यवस्था है, उस नौकरशाही की व्यवस्था को आप थोड़ा कम करिए, आप पंचायतों को अधिकार दीजिए। इसी बात में ये जो जीवीके राव समिति ने कहा, इसी बात पे इन्होंने एक संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज जो है बिना जड़ के घास है, यानी उसका कोई बेस नहीं है, बिना बेस के बस चल रहा है, बिना आधार के चल रहा है। आपको करना क्या चाहिए कि आपने जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात एमएल सिंघवी की एमएल सिंघवी की सिफारिश पे 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की, एक ग्राम स्तर पे और एक खंड स्तर पे और एक किया आपने जिला स्तर पे। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत और ये खंड में क्या था, पंचायत परिषद, और जिला स्तर पे कुछ नाम दिया था जिला परिषद के नाम से। तो ये जो जिला स्तर का पंचायत है ना, इस जिला स्तर के पंचायत को लोकतांत्रिक रूप से विकेंद्रित किया जाए, यानी नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए इसको अधिक शक्तियां प्राप्त हों।
अधिकतर इसने जो बात कही जी.वी.के. राव समिति ने, जिला स्तर को सशक्त करने की बात कही एक लाइन में। जिला स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिला स्तर पे जो है अभी के मामले में समझे तो जिला पंचायत, उसको सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। उसको नियोजन के लिए नियोजन मतलब प्लानिंग, कहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ पे क्या नहीं बनेगा, विकास कैसे होगा, इसके लिए उसको अधिकार दे दिया जाए। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रदान की जाए, ताकि वो अपने आप को इसमें शामिल कर सके, मतलब अपने आप को लगे कि हाँ वो शासन में है। इसने एक बात और कही जो कि महत्वपूर्ण है, वो था, और ये पूछता भी है, पूछ भी लेगा आपसे, उसने कहा नियमित निर्वाचन। नियमित निर्वाचन, और नियमित निर्वाचन इसलिए कहा कि इसने बताया कि जो आप एमएल सिंघवी की सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे जो पंचायती राज एस्टेब्लिश किए हैं, उसमें 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत का चुनाव ही नहीं करवाया है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि चाहे 4 साल या 5 साल या 3 साल या 2 साल, जो भी व्यवस्था आप बनाए, लेकिन नियमित निर्वाचन की व्यवस्था बनाए, ताकि लोग अपने आप को पंचायत से जोड़ सके, और पंचायत जिला पंचायत से जुड़ सके, और जिला पंचायत राज्य सरकार से जुड़ सके, और जो विकास कार्य है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो ये नियमित पंचायत वाला आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात, आपसे कभी भी पूछेगा तो आप इसमें जब भी इसकी सिफारिश पूछेगा, जी.वी.के. राव की सिफारिश, तो जिला स्तर पे जितनी भी बातें रहेंगी सभी बातों को आप सही मानिएगा एक सिरे से, क्योंकि इनका जी.वी.के. राव समिति का पूर्ण रूप से जो फोकस था वो जिला स्तर पे ही था। जी.वी.के. राव समिति कब बनी थी? मतलब 1985 के आसपास इसकी सिफारिश आई थी। ठीक है, तो आपसे क्रम भी पूछता है कभी कभी कि पंचायत राज से संबंधित जो समितियां बनी उनको क्रम से सजाइए, तो इस तरीके की भी चीजें पूछी जाती है। अब एक समिति बनी जिसको बहुत, 2 समितियां हैं जिसको बहुत कम लोग, मतलब कम ही उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन उसका नाम जानना है। नाम इसलिए जानना है क्योंकि क्रम से सजाइए में कहीं आप गड़बड़ न करें। तो पहला तो मैं बताया बलवंत राय मेहता 1957 में। उसके बाद बताया अशोक मेहता समिति, शायद इसी के पुत्र होंगे क्या अशोक मेहता, हो सकते हैं बलवंत राय मेहता के पुत्र, या फिर कोई भी जान पहचान। बस अब ये समझिए कि बलवंत राय मेहता पहला, उसके बाद भी उसका मेहता ही है, अशोक मेहता। उसके बाद जी.वी.के. राय समिति बनी 1985 में। अब देखते हैं एक समिति बनी एमएल सिंघवी, चौथी समिति थी ये पंचायती राज को लेकर के। तो एमएल सिंघवी के बारे में पढ़ते हैं। एमएल सिंघवी बनी समिति 1986 में, यानी 85 में इसका रिपोर्ट आया और 1986 में एक और समिति बना दी गई एमएल सिंघवी। शायद शासन या मतलब जो सरकार थी ये जी.वी.के. राव समिति के सिफारिशों से खुश नहीं थी, तो खुश नहीं थी तो उसने एक और समिति बना दिया। शायद वो समिति उसको बदलने में, यानी पंचायती राज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में और व्यवस्थित करने में काम कर सके, इस वजह से एक समिति बनी जो कि एमएल सिंघवी समिति के नाम से जानी जाती है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार बन चुकी थी और राजीव गांधी की सरकार ने एक तत्परता दिखाई पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, और उसके पुनरुद्धार की बात की तो 1986 में एक समिति बना दी गई जिसको एमएल सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं। एमएल सिंघवी समिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने सबसे पहली बार, अभी तक जितनी समितियां आप देख रहे हैं, यानी जी.वी.के. राव तीसरी समिति तक, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के. राव, ये 3 समितियां हो गई हैं। चौथी समिति एमएल सिंघवी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ये कहा कि पंचायती राज संस्था जो है
उसका संवैधानिकरण करना चाहिए। यानी पंचायती राज व्यवस्था को आप ऐसे मौखिक रूप से राज्यों पे नहीं छोड़ सकते, आप उनके लिए संविधान में जगह बनाइए। पंचायती राज व्यवस्था के लिए तो बात बने। ये तो बिना जड़ के घास ऐसे घूम फिर रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं चुनाव हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, कहीं क्या अधिकार है कहीं क्या अधिकार है, कहीं कार्यकाल 5 साल है कहीं 6 साल है, तो ऐसे में कैसे चलेगा। एक समानता दिखनी चाहिए भारत में, तो उसके लिए आप इसको संवैधानिक रूप दीजिए। राजीव गांधी की सरकार थी, संवैधानिक रूप देने की इसने सलाह कर दी। दूसरी बात इसने कही, इससे पहले GV.K. राव समिति ने कही थी कि आप नियमित चुनाव कराइए, लेकिन इसने एक और बात कही कि आप नियमित के साथ साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव भी कराइए। यानी कोई बाहुबली उस पर हावी न हो सके चुनाव पर, गुप्त तरीके से चुनाव कराइए। तो ये बात भी कही गई। गांवों के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की बात इसने फिर से कही। इससे पहले न्याय पंचायत की बात कौन कर चुके थे, अशोक मेहता समिति। तो इस तरीके से कुछ चीजें इसने और भी कही, आर्थिक संसाधन, वो सारी पुरानी चीजें ही कही, लेकिन नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात कही पहली बात, और दूसरी बात कही जो कि प्रथम बार कहा गया कि इसका संवैधानिकरण होना चाहिए पंचायतों का। तो इसलिए ML सिंघवी समिति जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए आपसे महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं ML सिंघवी के बाद एक समिति बनी 1988 में। 1988 में समिति बनी, उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ML सिंघवी समिति जो बनी 1986 में, उसके बाद उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उसने अपना रिपोर्ट भी दिया, और राजीव गांधी सरकार ने उसको खैर बाद में पढ़ते हैं, पहले समिति को पढ़ लेते हैं तो फिर अच्छे से आप कोरिलेट कर पाएंगे चीजों। उसके बाद एक समिति बनी ML सिंघवी के बाद, जिसको बोलते हैं P.K. थुंगन समिति। थुंगन, आपको ये इसलिए बता दे रहा हूं कि आपसे महत्वपूर्ण नहीं है ये समिति, लेकिन आपसे क्रम पूछ ले तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये बनी 1988 में। अब इसका मुख्य जो बात था वो इसने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए, बाकी जो व्यवस्थाएं थी उसको, मतलब बाकी जो पहले की सिफारिशें थी उसको और मजबूती से कहा। उसके बाद एक और समिति बना दी गई, V.N. गाडगिल समिति। V.N. गाडगिल, और ये भी समिति बनी 1988 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले P.K. थुंगन बनी, उसके बाद V.N. गाडगिल समिति बनी 1988 में। तो इस तरीके से 6 समितियां थी। V.N. गाडगिल ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने इस समिति को पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव एवं कार्य सौंपा, यानी और अच्छे तरीके से जैसे संवैधानिकरण किया जाए, नियमित चुनाव किया जाए, वित्तीय साधन व्यवस्था किया जाए, यही सब चीजें थी। इसके में भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपसे क्रम याद रहे इसलिए मैं बोला। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, उसके बाद GV.K. राव, फिर उसके बाद ML सिंघवी, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। अब एक समिति बनी भूरिया समिति 1995 में। तो भूरिया समिति को 1995 वाले भूरिया समिति को हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं इसका संवैधानिकरण कैसे हुआ, उसके बाद भूरिया समिति 1995 को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए कहानियाँ पढ़िए। जब बनी थी एक समिति ML सिंघवी समिति जो बनी 1985 में, तो उस समय 1986 में, तो उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने एक 64वां संविधान संशोधन पेश किया, ML सिंघवी की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा से वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो वहीं पे 64वां संविधान संशोधन फेल हो गया, यानी 64वां संविधान संशोधन हो नहीं पाया राजीव गांधी के कार्यकाल में। अब देखते हैं फिर से आगे बढ़ता है
सबसे पहला बात, संवैधानिकरण का प्रयास किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ने। किसकी सिफारिश पर? एमएल सिंघवी की सिफारिश पर। एमएल सिंघवी समिति की क्या सिफारिश थी? पहली बात कि आप पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप दीजिए, नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराइए। ये महत्वपूर्ण बात थी। न्याय पंचायत की भी बात की, लेकिन न्याय पंचायत की बात पहले हो चुकी थी अशोक मेहता समिति में, तो शायद ही पूछे। लेकिन यहाँ पे मतलब ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बात पहली बात की, नियमित चुनाव की बात पहले GV.K. राव समिति कर चुकी थी, लेकिन निष्पक्ष, नियमित और स्वतंत्र चुनाव की बात पहली बार एमएल सिंघवी समिति ने की। संवैधानिकरण की पहली बार बात एमएल सिंघवी समिति ने की, और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन पेश किया, और 64वां संविधान संशोधन पेश किया और ये पास हो गया लोकसभा से, लेकिन फिर ये जाके फेल हो गया राज्यसभा में, यानी संशोधन नहीं हो पाया। आपको अगर पॉलिटी पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा कि संविधान के संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विधेयक अलग अलग पास होना चाहिए। पॉलिटी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, 1989 में तो ये पास नहीं हो पाया। फिर नवंबर 1989 जो आया, मतलब उसी साल जुलाई में ये पेश हुआ था, राजीव गांधी ने पेश किया था, और उसके बाद आ गया नवंबर 1989। ध्यान होगा आपको कि तब तक राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री जो बन चुके थे वो VP सिंह थे, जो कि दक्षिण भारत के नेता थे, और वो नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। सॉरी, दक्षिण भारत के बोल रहा हूँ, शायद यूपी के थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन नाम आप याद रखिएगा। नवंबर 1989 में VP सिंह की सरकार थी। मैं भूल गया हूँ ये कहाँ से थे, लेकिन आपको ये याद रखना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। VP सिंह की सरकार ने जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को और से मतलब मजबूत करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन सितंबर 1990 में लोकसभा में ये जो प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार गिर गई तो ये पास नहीं हो पाया। यानी लोकसभा में ही पेश किया गया और वहीं से पास नहीं हुआ। पहला तो लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में फेल हो गया, लेकिन लोकसभा से ही पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार गिर गई, यानी सरकार अल्पमत में आ गई। समझ रहे होंगे अल्पमत में आने का मतलब कि उनके पास मेजोरिटी नहीं था, अर्थात उनको सरकार में रहने का पावर नहीं था, सरकार गिर गई, लोकसभा से बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद आता है VP नरसिम्हा राव का काल, और उनके काल में ये फिर से पेश करने की बात हुई। जो पंचायती राज अधिनियम था, पंचायती राज के लिए जो संशोधित संविधान संशोधन के लिए जो मतलब संविधान संशोधन जो बिल लाया गया, जो विधेयक लाया गया, उसको फिर से पेश किया किसने? नरसिम्हा राव की सरकार में पेश हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार में पेश हुआ, तो पेश होने के बाद आखिर इससे पहले राजीव गांधी के काल में लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा से फेल हो गया, यहाँ लोकसभा से ही पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ विवादास्पद क्लॉज होंगे, कुछ विवादास्पद धाराएं लिखी होंगी, जिन धाराओं के विषय में लोकसभा तो सहमत हो गई होगी, लेकिन राज्यसभा उन धाराओं से सहमत नहीं होगी। यानी कुछ प्रावधानों के विषय में लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग मत होंगे, इसलिए राज्यसभा उसको पास नहीं करी होगी, तो लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में फेल हो गया। अब नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने, तो नरसिम्हा राव ने जो विवादास्पद प्रावधान थे उनको हटवा दिया।
यानी जिस कारण से वो बिल जो विधेयक था वो राज्यसभा में फेल हो गया था, उन सारे विवादास्पद जो प्रावधान थे उसको हटवा दिया, और हटवाने के बाद 1991 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 1992 में ये पारित हो गया। नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में लोकसभा में पेश हुआ, सॉरी 1992 बोल रहा, 1990 1991 में 1991 में लोकसभा में पेश हुआ और 1992 में राज्यसभा से पास हो गया, और फिर ये चला गया राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। अब आपसे कभी कभी पूछता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था। अब ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ने जब बिल पेश किया था तो वो 64वां संविधान संशोधन था, लेकिन उसके बाद कई संविधान संशोधन हुए, और ये जब बिल आया पंचायती राज अधिनियम का जो विधेयक आया, बिल या विधेयक एक ही होता है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में बिल, हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो ये आते आते 73वां संविधान संशोधन बनकर के आया, 73वां संविधान संशोधन बन करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। यानी 64 के बाद 65वां संविधान संशोधन हुआ होगा, 64वां भी हुआ होगा, 65वां, 66वां, 67वां, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां और 72 संविधान संशोधन तक हो गए होंगे, और 73वां संविधान संशोधन के रूप में ये पास हुआ कब? 1992 में। अब चीजें पिक्चर क्लियर हो रही होंगी आपकी। जब ये 1992 में पास हुआ तो फिर बात हुई कि इसको कब से शुरू किया जाए, यानी कब से लागू किया जाए। आपको मालूम होगा कि कोई भी अधिनियम जब बन करके तैयार हो जाता है, राष्ट्रपति से स्वीकृति भी मिल जाता है, तो उसमें पहले ही लाइन में, मतलब पहले ही भाग में, उसके पहले ही अध्याय में, संभवतः पहली ही धारा में लिखा रहता है कि ये अधिनियम कब से लागू होगा। तो उसमें लिखा रहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दे तब से ये लागू होगा। तो इस तरीके से ये चीजें तो आपको कंफर्म क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के रूप में 1992 में ये पास हो गया और राष्ट्रपति से अनुमोदन भी मिल गया, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। लेकिन थोड़ा इंतजार किया गया और 24 अप्रैल 1993 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ, यानी 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पूरे भारत में, मतलब कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन सामान्य तौर पे बोले तो पूरे भारत में। तो इस तरीके से पूरा जर्नी था। अब भूरिया समिति जो छूट गया था, वो भूरिया समिति को मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, जब इसके प्रावधान पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि कहां से बात शुरू हुई थी, नीति निर्देशक तत्व से, और वहां से 1992 आता है। 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा आता है, वो फेल हो जाता है। तो उसके फेल होने पे बलवंत राय मेहता समिति बना दिया जाता है, और उस समिति ने बताया कि विकेंद्रीकरण की कमी है, 3 स्तर पे पंचायती राज का आपको गठन करना चाहिए। उसमें उसने ये भी बताया कि ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत हो उसी का बस प्रत्यक्ष चुनाव हो, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर का प्रत्यक्ष चुनाव न हो, अप्रत्यक्ष चुनाव। और उनकी बातों को मानते हुए 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन ये प्रश्न अब सामान्यतः आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दूसरा राज्य कौन था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। पहले पढ़ा चुका। उसके बाद 1977 में एक समिति बनती है जिसको अशोक मेहता समिति कहा जाता है। क्यों बनती है? मोरारजी देसाई इसको बनाते हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो मोरारजी देसाई एक समिति बना देते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं, न्याय पंचायत की भी बात करते हैं, लेकिन इनके बातों को कोई राज्य मानता नहीं है। ये मामला फेल हो जाता है। मानता इसलिए भी नहीं है ना,
कि उस समय केंद्र में सरकार थी किसकी, गैर कांग्रेसी, लेकिन हर राज्य में सरकार थी कांग्रेसी, तो माने कौन, तो वो भी मामला एक था उसका। उसके बाद देखते हैं GV.K. राव समिति आती है, और GV.K. राव समिति जो बोलती है कि जिला स्तर को ज्यादा मजबूत करने की बात करती है और एक नियमित चुनाव की बात करती है। उसके बाद ML सिंघवी समिति आती है। ML सिंघवी समिति जो होता है कि संवैधानिकरण की बात करती है, निष्पक्ष चुनाव की बात करती है, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव की बात करती है। उसके बाद वो एक और बात करती है न्याय पंचायतों के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से ML सिंघवी के बाद GV.K. राव समिति, और उसके बाद ML सिंघवी समिति, थुंगन समिति, VN गाडगिल समिति, ये क्रम से समितियां आपने ध्यान होगा, उसको क्रम से लिख भी लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछेगा भी, और मेरे ख्याल से कुछ चीजें तो याद ही हो गई होंगी इतनी कहानियों के बाद। अगर हम इसके संवैधानिकरण की बात करें तो संवैधानिकरण में ML सिंघवी की सिफारिश को मानते हुए राजीव गांधी ने 1989 में पहली बार पेश किया 64वां संविधान संशोधन, लेकिन ये लोकसभा में तो पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कुछ प्रावधान में कुछ कमियां रही होंगी, या फिर जो राज्य लोकसभा को स्वीकार था वो राज्यसभा को स्वीकार होगा नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो लोकसभा को स्वीकार नहीं है, स्वीकार है और राज्यसभा को स्वीकार नहीं है, इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन होने के लिए दोनों सदन से अलग अलग पास होना जरूरी है, फेल हो जाती। VP सिंह की सरकार आती है तो VP सिंह की सरकार ने इसे फिर से पेश किया, लेकिन वो लोकसभा में ही मतलब अल्पमत में आ गए, उनकी सरकार गिर गई, इसलिए पास नहीं हो पाया। फिर बात आ जाता है 1991 का, और नरसिम्हा राव सरकार ने इसे पेश किया 1991 में, 1992 में ये पास हो जाता है, और 1992 में पास होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है। सामान्य तौर पे कहूं तो पूरे भारत में, आगे पढ़ेंगे और प्रावधान अगर अपवाद भी हैं कुछ, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था, जब नरसिम्हा राव ने इसे पास करवाया था। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक एक जो चीज बताया हूं हर चीज महत्वपूर्ण है, और संभवतः कुछ चीजें छूटी नहीं है। और मैं पहले से बोल चुका हूं कि अगर आपसे 30 नंबर का प्रश्न पूछे तो 30 में से 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। मैं थोड़ा विस्तार से पढ़ाता हूं, बोलता ज़्यादा हूं, मुझे माफ़ करिएगा इन चीज़ों के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है आपको समझाने का, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से पंचायती राज संस्था का संवैधानिकरण तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से इसको संवैधानिक रूप दिया गया 1993 में। 24 अप्रैल 1993 को लागू भी हो गया। 92 में आया, लेकिन 93 में लागू क्यों हुआ ये भी कारण मैं बता दिया, क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब? 93 में, तो इस वजह से 93 से लागू हुआ, 1993 से 73वां संविधान संशोधन। तो इस तरीके से कंप्लीट इसके संवैधानिकरण तक हम देख चुके हैं। अब हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब संवैधानिकरण हुआ, संविधान संशोधन हुआ, तो संविधान संशोधन के तहत एक पंचायती राज अधिनियम नाम का एक अधिनियम मतलब संशोधन विधेयक लाया गया होगा। ध्यान रखेंगे, पहले तो विधेयक एक चीज होता है और एक होता है अधिनियम। विधेयक को अंग्रेजी में बोलते हैं बिल, अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है? बिल तब तक होता है जब तक ये पास नहीं हो जाता, यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है? अधिनियम। जब तक लोकसभा से पास नहीं हुआ है, या लोकसभा से हो गया राज्यसभा से नहीं हुआ है, या दोनों से हो गया, राष्ट्रपति ने अंतिम तौर पर जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए तब तक वो बिल है। जैसे ही हस्ताक्षर हुआ वो अधिनियम बन गया। तो जब ये अधिनियम बना होगा तो इस अधिनियम में बहुत कुछ अध्याय होंगे, और अध्याय के अंतर्गत कुछ धाराएं होंगी। धाराएं क्यों होंगी? उन धाराओं में कुछ प्रावधान लिखे होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके का होगा, यानी ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाएगा? सरपंच बोला जाएगा या मुखिया बोला जाएगा? पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? कितने पंच होंगे, कितने उप सरपंच होंगे,
कहाँ कितनी जनसंख्या पे जिला पंचायत बनेगा, कितनी जनसंख्या पे जनपद पंचायत बनेगा, ये सारी चीजें लिखी होंगी इसी अधिनियम में। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके अधिनियम की बातों को देखेंगे, एक एक अधिनियम। ध्यान रखिएगा, अधिनियम एक ऐसा विषय होता है जिससे आप एक भी प्रश्न चाहें तो न छूटे, आपका पूरा का पूरा प्रश्न बन सकता है आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एडीओ के लिए लग जाइए, पोस्ट बहुत बढ़िया रहता है, सिलेबस बहुत सरल है और मैं पढ़ाऊंगा तो और भी सरल हो जाएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।